हमने ज्यादातर कहानियां ऐसी पढ़ी हैं जहां कमजोर, हारे हुए और बेकार लोग मरकर रीइंकारनेट होते हैं और बाद में ओवर पावर्ड बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने मरने से पहले ही कई अचीवमेंट्स हासिल कर ली थीं। उसकी मौत का कारण अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन जब उसकी मौत होती है तो वो अपनी आंखें एक बच्चे के रूप में खोलता है और जहां उसे एक शाही महल में जगने की उम्मीद थी, वहां वो एक साधारण घर में उठता है। उसकी माँ का नाम एलिस है, जो एक बहुत ही दयालु और लविंग औरत है, और उसके पिता रेनोल्ड्स हैं, जो डिपेंडेबल और कैरिस्मेटिक हैं, अगर उनकी ओकेजनल चाइल्डिशनेस को नजरअंदाज किया जाए। जिस ईरा में राजा का पुनर्जन्म हुआ है वो काफी आर्केक और ट्रेडिशनल है। हफ्तों तक अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद राजा को लगता है कि उसने इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह गलत था। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। जब उसकी माँ हीलिंग मैजिक से उसके पिता की शरारत से हुए घाव को ठीक करती है, तभी उसे एहसास होता है कि ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। अगर उसे ईमानदारी से कहें तो उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। समय बीतता है और जब राजा क्रॉलिंग करने लगता है तो वो अपने क्रिब से चोरी छिपे बाहर निकलकर किताबें पढ़ने लगता है ताकि इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। जिस दिन से उसे इस जगह के बारे में पता चला, वो हर रात चोरी से बाहर निकलकर इसे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये दुनिया 3 बड़े किंगडम्स में डिवाइडेड है। एलिनोर, जो जंगलों के बीच बसा एल्व्स का राज्य है, डार्व, जो ड्वार्व्स का एक विशाल अंडरग्राउंड किंगडम है, और सापेन, जो ह्यूमंस का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड किंगडम है। इस दुनिया और उसकी पुरानी दुनिया में मोनार्की सिस्टम तो सेम है, लेकिन यहाँ राजा बनना अर्नड नहीं बल्कि इनहेरिटेड होता है। इसका मतलब है कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। वो रियलाइज करता है कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी की सबसे बड़ी वजह मैजिक की प्रेजेंस है। तभी से उसने मैजिक की फंडामेंटल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसकी पुरानी दुनिया में एक ऊर्जा थी जिसकी सही कहते थे, जिससे वॉरियर्स अपने शरीर और हथियारों को मजबूत करते थे। लेकिन इस दुनिया में इससे मिलती जुलती एक एनर्जी माना के रूप में एग्जिस्ट करती। फर्क बस इतना है कि की सिर्फ इंसान के अंदर होती है, जबकि माना हर जगह मौजूद होती। माना कंट्रोल करने की एबिलिटी जेनेटिक होती है। लगभग 100 में से सिर्फ एक बच्चा इसे नेचुरली पोजेस करता है। मैजिक को यूज करने के 2 कॉमन तरीके हैं, ऑगमेंटिंग और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स अपने शरीर को माना से एनहांस करके इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी हासिल कर सकते, लेकिन इनकी वीकनेस इनकी लिमिटेड रेंज होती है। वहीं कॉन्जरर्स अपने आसपास की माना को यूज करके स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इंटरनल माना कोर के साथ साथ एक्सटर्नल माना भी यूज करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी माँ एक रेयर टाइप की मेज है जिसे डिविएंट कहा जाता है, और स्पेसिफिकली वो एक एमिटर है। एमिटर्स रेस्टोरेटिव मैजिक में स्पेशलाइज करते हैं। जो बुक राजा ने पढ़ी थी उसके हिसाब से किसी भी मेज की पहली अवेकनिंग अर्ली एडोलेसेंस और लेट टीनेज ईयर्स के बीच होती, जब उनका माना कोर डेवलप होता है। माना कोर का कंसेप्ट उसकी पुरानी दुनिया के की से माना कोर डेवलप होता है। माना कोर का कंसेप्ट उसकी पुरानी दुनिया के की सेंटर से काफी सिमिलर लगता है। उसकी ओल्ड वर्ल्ड में बच्चों को मेडिटेशन करके अपने बॉडी के अंदर स्कैटर्ड की फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करके एक की सेंटर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब राजा खुद इस टेक्निक को ट्राई करता है तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उसकी माँ उसे इंटरप्ट कर देती है। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन एलिस को अभी भी लगता है कि वो अपने बेटे को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उसने उसका नाम आर्थर रखा है और वो उसकी लाइफ का सबसे प्रेशियस और अडोरेबल हिस्सा है। एक दिन एलिस देखती है कि उसका हस्बैंड उनके छोटे से बेटे को स्टिक से फाइट करना सिखा रहा है, जिससे उसकी नाराजगी बढ़ जाती है क्योंकि आर्थर तो अब भी ठीक से चल भी नहीं पाता। एलिस हर छोटी बड़ी चीज को डॉक्यूमेंट करना पसंद करती है और ऐसे मोमेंट्स उसकी डायरी में हमेशा एक स्माइल ऐड कर देते हैं। उसे ये भी पता चला है कि आर्थर को अशबर के सेंट्रल मार्केट में जाना बहुत पसंद है। पहले वो हफ्ते में 1-2 बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती थी, लेकिन अब आर्थर की वजह से ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जाती है। वो खुद को समझाती है कि वो आर्थर को स्पॉइल नहीं कर रही, बल्कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आर्थर को नई चीजें सीखना पसंद है और ताज़ा फूड घर लाना तो बस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आर्थर को इतने फास्ट ग्रो होते देख एलिस कभी कभी सोचती है कि जब वो बड़ा होगा तो कैसा होगा। उसे पूरा यकीन है कि राई जैसे फादर के साथ आर्थर को एडवेंचर का बहुत शौक होगा, लेकिन उसे उसकी सेफ्टी की चिंता भी रहती है। बस काश वो आर्थर के फ्यूचर को थोड़ा और सेफ बना पाती। उसे पूरा यकीन है कि आर्थर को एडवेंचरर बनने में दिलचस्पी होगी, लेकिन वह उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकती। वह बस यही उम्मीद करती है कि वह उन नाइव यंग टीन से बेहतर करेगा जो बड़े एडवेंचरर बनने के ड्रीम्स देखते हैं। काश वह उसकी परपेचुअल हैबिट को रोक पाती, हर बार चोरी छिपे स्टडी रूम में घुसने की आदत। यहाँ तक कि उसे टेम्प्ट कर चुका है कि उसका क्रिब सीधा स्टडी रूम में ही शिफ्ट कर दे,
लेकिन यह फैसला किसी और दिन के लिए सही रहेगा। अब तक ये वही ओवरव्यू है जो एलिस ने पिछले 2 सालों में अपने बेटे के बारे में सीखा है। एक दिन जब आर्थर विंडो से झांक रहा था, उसने अपने पिता को मैजिक की तैयारी करते देखा। रेनॉल्ड्स ने अपनी आईज क्लोज कर ली ताकि कंसंट्रेशन कर सके। उनकी गहरी फोकस देखकर आर्थर की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, यह जानने के लिए कि उनके पिता कौन सा मैजिक करने वाले हैं। अचानक जमीन पर पड़े पेबल्स हवा में उठने लगे। जैसे ही रेनॉल्ड्स अपने एन्चांटमेंट के शिखर पर पहुंचे, वह कंकड़ कुछ फीट ऊपर तैरने लगे। आर्थर यह देखकर टोटली डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, जबकि उसके पिता अपनी उपलब्धि से काफी संतुष्ट दिखते हैं। आर्थर को यह हास्यास्पद लगता है कि 3 मिनट की अटमोस्ट फोकस सिर्फ कुछ पेबल्स उठाने में लग गए। वह सोचता है कि यह काम शारीरिक रूप से करना ज्यादा आसान होता। उसी समय एलिस भी विंडो के पास आ जाती है। बाहर देखते ही उसका एक्सप्रेशन हल्की झुंझलाहट में बदल जाता है, क्योंकि उसके पति ने फिर से फ्रंट यार्ड खराब कर दिया था। अब तक आर्थर ने यह जाना कि उसके पिता एक ऑगमेंटर हैं, जिससे उसकी खुद के बारे में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वह सोचता है कि जब उसकी मेनाकोर अवेकनिंग होगी तो वह क्या बनेगा। कुछ देर अपने पिता को अभ्यास करते देखने के बाद आर्थर रिट्रीट करने का फैसला करता है। जैसे ही वह बेंच से उतरने की कोशिश करता है, वह स्टंबल कर गिरने लगता है। उसकी आईज आधी बंद होती हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन एलिस इसे गलत समझ लेती और सोचती है कि वह स्लीपी हो रहा है। वह उसे गोद में उठा लेती है, ये सोचकर कि अब उसके नैप टाइम का समय हो गया है। लेकिन पोर बॉय तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर अरेस्टली रिक्वेस्ट करता है कि उसे पढ़ने दिया जाए। उसकी इनोसेंस देखकर एलिस उसे मना नहीं कर पाती और उसे किताब पढ़ने देती है। आर्थर अपने सामने एक बड़ी किताब खोलकर बैठ जाता है, जो उससे भी बड़ी होती है। तभी बाहर से क्रैशिंग नॉइज आती है। एलिस को डर होता है कि कहीं उसके क्लमसी हस्बैंड ने फिर कोई पेड़ न गिरा दिया हो। वह तुरंत बाहर भागती है, जिससे आर्थर को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी मेनाकोर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने। इस दुनिया के बारे में नॉलेज एक्यूमुलेट करने के अलावा आर्थर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी मेनाकोर फॉर्मेशन में हुई प्रगति थी। पिछले 2 सालों में उसने बड़ी मेहनत से टेंस ऑफ थाउजेंड्स छोटे माना फ्रेगमेंट्स को अपने शरीर के अंदर मूव किया और उन्हें सोलर प्लेक्सस के पास गैदर किया। आर्थर समझता था कि आमतौर पर एडोलेसेंस तक मेनाकोर प्राकृतिक रूप से बनता है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स बहुत धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जिससे यह एक कठिन प्रक्रिया बन जाती। लेकिन हमारे छोटे राजा ने अपनी रिलेंटलेस एफर्ट से इसे लगभग पूरा कर लिया था। बस आखिरी फ्रेगमेंट रखना बाकी था। जैसे ही उसने आखिरी फ्रेगमेंट रखा, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिसने पूरे घर को एक पावरफुल ब्लास्ट में उड़ा दिया। बाहर रेनॉल्ड्स ने तुरंत एलिस को अपनी आर्म्स में लेकर शील्ड कर लिया, ताकि वह सीरिंग हीट और डेब्री से सुरक्षित रहे। जब डस्ट छंटती है तो डेवास्टेटेड कपल अपने नष्ट हुए घर को देखता है। एलिस सदमे और दुख से जमी रह जाती है। वे दोनों तुरंत मलबे की ओर भागते हैं ताकि आर्थर को देख सकें। रेनॉल्ड्स बेतहाशा मलबा हटाने लगता है, लेकिन जब वह अपने बेटे को देखता है तो उसकी चिंता जल्दी शॉक और फिर अमेजमेंट में बदल जाती। वहां उस पूरे विध्वंस के बीच आर्थर हवा में कैजुअली फ्लोट कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका छोटा सा शरीर हल्की माना ग्लो से घिरा था। अपनी मेनाकोर फॉर्मेशन पूरी करने के बाद आर्थर धीरे धीरे जमीन पर उतरता है और पहली बार वह अपने माना की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। यह एहसास उसे बहुत अच्छा लगता है, मानो दुनिया और भी वाइब्रेंट हो गई हो। यहाँ तक कि उसके आसपास के पेड़ भी पहले से ज्यादा ग्रीन लग रहे थे। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाउस डिस्ट्रॉयड हो चुका है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि यह कैसे हुआ। 5 साल बाद, उस दुर्घटना के बाद 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान उसकी माँ ने उसे रीडिंग और राइटिंग सिखाई और साथ ही मना मैनिपुलेशन और ऑगमेंटेशन के बेसिक्स। शुरुआत में क्योंकि उसका शरीर स्पारिंग के लिए बहुत छोटा था, उन्होंने बेसिक बॉडी वर्कआउट्स पर ध्यान। कुछ समय पहले उसके पिता ने तय किया कि अब आर्थर को अपनी 3rd बर्थडे पर मिले लकड़ी की तलवार से अभ्यास करना चाहिए। रेनॉल्ड्स उसे बाहर ट्रेन करने ले जाता। आर्थर अपनी नई लकड़ी की तलवार पकड़कर खड़ा होता है और उसके पिता एक ट्री ब्रांच पकड़कर उसे बताते हैं कि उसे मना फ्लो को अपनी ब्रीदिंग के साथ मिलाना। जिस तरह तुम्हारा हार्ट और लंग्स एक ऑर्गन है, उसी तरह तुम्हारा मेनाकोर भी एक ऑर्गन है, उसके पिता समझाते हैं। लेकिन आर्थर को लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट और वेग इंस्ट्रक्शन किसी लिटरली 4 साल के बच्चे को कुछ सिखाने के लिए काफी नहीं। वह अपनी स्टैंस लेता है और कुछ प्लेफुल एक्सचेंजेस शुरू करता है। अपने पिता के साथ स्पारिंग करते हुए रेनॉल्ड्स तो क्लियरली एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आर्थर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। उसे पता था कि उसके पिता उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह कुछ नोटवर्दी हासिल नहीं कर लेता। कोई और चॉइस न देखकर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी वुडन सोर्ड इतनी जोर से घुमाई कि उसके पिता के हाथ में पकड़ी स्टिक टूट गई। यह सिग्निफिकेंट मूव करने के बाद उसने तुरंत अपनी पढ़ाई पर लौटने की इच्छा जताई। जैसे ही वह वापस अपनी मैजिक स्टडीज में डूबा, हमने जाना कि इस दुनिया में ताकत को व्यक्ति के मानाकोर के रंग से मापा जाता है। मानाकोर की शुरुआत काले रंग से होती है, जो शरीर में मौजूद इम्प्योरिटीज जैसे कि खून और अन्य पार्टिकल्स से भरी होती है। समय के साथ ये इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती हैं और कोर का रंग बदलकर और शुद्ध और पावरफुल बनता जाता है। प्रोग्रेशन इस प्रकार होती है
ब्लैक सीडबोर्ड, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और आखिर में व्हाइट। हर स्टेज को 3 शेड्स में डिवाइड किया जाता है, डार्क, सॉलिड और लाइट। हर स्टेज को 3 शेड्स में डिवाइड किया जाता है, डार्क, सॉलिड और लाइट। हल्के रंग का मतलब होता है ज्यादा प्योरिटी और ज्यादा स्ट्रेंथ। जैसे ही आर्थर पूरी तरह से कंसंट्रेशन में डूबा था, उसकी माँ ने आकर उसे डिनर के लिए बुलाया। खाना खाते समय आर्थर बार बार अपनी स्टडीज में हो रहे इंटरप्शन से इरिटेट हो रहा था। तभी रेनॉल्ड्स ने बात छेड़ी कि आर्थर के लिए एक प्रॉपर मेंटर ढूंढना चाहिए जिससे वह अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। एलिस तुरंत ऑब्जेक्ट करती है, यह कहकर कि आर्थर अब भी सिर्फ 4 साल का है और इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी किसी दूर के शहर नहीं जा सकता। रेनॉल्ड्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई भी रैंडम सिटी नहीं है, बल्कि उसका ट्रस्टेड फ्रेंड खुद आर्थर की देखभाल करेगा। आर्थर अपने पेरेंट्स की यह बैक एंड फोर्थ डिस्कशन सुनकर एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था, लेकिन तभी वे दोनों उससे उसकी ओपिनियन पूछते हैं। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह बड़े शहर जाकर किसी रियल टीचर के अंडर में सीखना चाहता है। अपना एमसी सोचकर अनसेटल्ड हो जाता है कि उसके पिता एक 4 साल के बच्चे से इतना बड़ा डिसीजन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। खैर, वह किड एक्ट करता है और मासूमियत से पूछता है, हम सब साथ में नहीं जा सकते क्या? एक पल की खामोशी छा जाती, फिर अचानक वे सब जोर से चकल करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने यह पॉसिबिलिटी सोची ही नहीं थी कि वे खुद भी अपने बेटे के साथ जा सकते हैं। इस तरह फाइनल डिसीजन होता है कि वे सब जायरस सिटी साथ में जाएंगे। जर्नी बिगिंस। आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें अपना घर छोड़कर जर्नी शुरू करनी, लेकिन वे अकेले नहीं थे। कुछ एडवेंचरर्स भी उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। रेनॉल्ड्स ने एक एडवेंचरर से मुलाकात की और आर्थर को उनसे मिलवाया। छोटा लड़का तुरंत रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाता है और उनके साथ यात्रा करने के लिए आभार व्यक्त करता है। ये एडवेंचरर आर्थर के मैनर्स देखकर खुश हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। उसका नाम क्रंच है, जो एक ऑगमेंटर है और उसकी स्पेशलिटी है स्पीयर। फिर आती है एंजेला रोज, जो एक कॉन्जरर हैं और विंड मैजिक में स्पेशलाइज करती। वह अपनी पर्सनालिटी और लुक से ग्रुप में अलग नजर आती है। इसके बाद है डेरन वॉकर, जो एक कॉन्जरर हैं और उनकी स्पेशलिटी है अर्थ मैजिक। फिर जैस्मिन फ्लेमवर्थी डोज आती हैं, जो धीरे धीरे कैरेज की तरफ बढ़ रही है। आखिर में है हेलन शार्ट, जो एक और ऑगमेंटर हैं और उनकी स्पेशलिटी है मैजिक आर्चरी। अब जब सभी मिल चुके थे तो रेनॉल्ड्स ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। सभी ने अपने सामान कैरेजेस में लोड की और जर्नी शुरू हो गई। जर्नी का पहला दिन आर्थर अब अपनी विलेज लाइफ के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। यात्रा जारी रही और डॉन के साथ ही मॉन्स्टर्स भी आ गए, लेकिन एडवेंचरर्स ने उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया और वे रात बिताने के लिए जंगल में कैंप लगा लेते। जैसे ही सभी लोग बोनफायर के चारों ओर बैठकर रिलैक्स कर रहे थे, आर्थर थोड़ा डिजेक्टेड महसूस कर रहा था क्योंकि यह जर्नी उसे थोड़ी मंडेन लग रही थी। तभी हेलन शार्ड उसकी तरफ बढ़ती है और उसके पास बैठकर उसे कैचअप करने लगती है। वह आर्थर के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस होती है क्योंकि रेनॉल्ड्स ने पूरी यात्रा के दौरान उसे ग्रेट मैजिशियन के रूप में प्रेज किया था। उधर क्रंच उन्हें बातें करता देखता है और डिसाइड करता है कि वह खुद रेनॉल्ड्स से सन की टेस्टिंग करेगा। बिना किसी वार्निंग के वह आर्थर को ग्रैब कर लेता है और एक क्विक ड्यूल का प्रस्ताव रखता है। अब आर्थर खुद को क्रंच के